लास्ट सेशन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। इसी फॉर्मेटिंग की एक अगली शक्ल, उस फॉर्मेटिंग को एनालिसिस की बेस बनाना है कि हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं किसी कंडीशन को यूज़ करते हुए, और फिर उसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम पूरे का पूरा एनालिसिस उसके ऊपर रन करें। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, उस डेटाबेस में लेट्स से मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का डेटा मौजूद है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मोहल्लों का, मुख्तलिफ सेक्टर्स का डेटा मौजूद है। हम अपना एनालिसिस जब उनके हर सब सेक्शन के हवाले से अलहदा करना चाहें तो इसको हम कंडीशनल एनालिसिस का नाम देते हैं। सो एनालिसिस होगा लेकिन कंप्लीट डेटे की बजाय उसके सबसेट के ऊपर होगा, और वो सबसेट कैसे डेवलप होगा, जाहिर है किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डेवलप होगा। वो कंडीशन जेंडर में मेल फीमेल भी हो सकती है, वो कंडीशन उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी हो सकती हैं, वो कंडीशन उनकी इकोनॉमिक लेवल्स भी हो सकते हैं, वो कंडीशन इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन जब कंडीशन को यूज़ करते हुए हम एनालिसिस करें, उस कंडीशन को शामिल करते हुए, उसको हम कंडीशनल एनालिसिस कहेंगे। और एक्सेल की ज़बान में इस पर्टिकुलर एनालिसिस को हम पिवट टेबल एनालिसिस कहते हैं। ये एनालिसिस हमने गूगल शीट्स में भी किया था। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसकी इब्तदाई शक्ल तो वही है जो गूगल शीट में है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल एनालिसिस बहुत एडवांस लेवल तक चला गया है, और इसमें उसकी विजुअलाइजेशन भी शामिल हो गई है, इसमें इसकी एडवांस फंक्शंस भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। जो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का फंक्शन हमने लास्ट सेशन में सीखा था वो ऑटोमेटिकली इसमें बिल्ट इन हो गया है। सो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हम इस सेशन में लर्न करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने पिवट टेबल के हवाले से कुछ इब्तदाई बातें की, उसकी फील्ड की सेटिंग की बातें की, किस फील्ड को हम यूज़ कर सकते हैं फिल्टर में, रोज़ में, कॉलम में या वैल्यूज़ में, और किसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इस सेशन में हम एक स्टेप आगे लेंगे कि जो टेबल हमारे पास आ रहा है उस कंडीशनल एनालिसिस का, उसको हम एक विजुअलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी हमने देखा कि हमने प्राइमरीली नंबर्स थे जिनको हमने विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट किया। उसी तरीके से हम यहाँ पे इस सेशन में देखेंगे कि हमारे पास पिवट टेबल मौजूद है, तो उस पिवट टेबल को हम एक ग्राफ में या चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात मुझे बताना चाहता हूँ, पहले भी आपसे जिक्र किया हुआ है कि डेटा एनालिटिक्स में जब हम ग्राफ का वर्ड बोलते हैं तो हमारे नज़र में कंटिन्यूस वेरिएबल या क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है जिसके लिए एक ग्राफ बनता है, और हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है जिसके लिए हम एक चार्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। वो डिस्टिंक्शन यहाँ पे भी रहेगी। एक और बात भी यहाँ पे जहन में रखिएगा कि एक्सेल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस का भी हम जहाँ पे जिक्र करेंगे, और उन्हीं ग्राफ और चार्ट के हवाले से, और इन्हीं लिमिटेशन की बेस के ऊपर हम ये फैसला करते हैं या हम इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि हम डेटा एनालिटिक्स के लिए एक्सेल की बजाय किसी और सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करना चाहें। जाहिर है अगर हमें कुछ काम करना है, रिक्वायरमेंट है, और एक्सेल हमारी मतलूबा रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, तो हमें शिफ्ट करना पड़ता है किसी और की तरफ। तो हम कुछ हद तक वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्क्रीन के ऊपर आपके पास वही डेटाबेस मौजूद है जिसको हम हमेशा यूज़ करते आए हैं, कस्टमर डीबेस को। मैं एक पिवट टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ जिसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे एक विजुअलाइजेशन में। यहाँ पे इंसर्ट और फिर पिवट टेबल के बाद ओके का बटन प्रेस किया, और मैं यहाँ पे जेंडर और इनकम के साथ यूज़ करते हुए एक बनाता हूँ पिवट टेबल, और सम की बजाय मैं यहाँ पे एवरेज को यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक पिवट टेबल बन गया। जब मैंने इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है
तो यहाँ पे आप देखें कि ये मेरे पास पिवट टेबल का एनवायरनमेंट है। पिवट टेबल का एनवायरनमेंट उस वक्त ऑन होता है जब हमारा कर्सर जो है वो पिवट टेबल के अंदर मौजूद है। अगर मैं कर्सर को बाहर ले जाऊंगा तो ये पिवट टेबल का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली एक्सेल ऑफ कर देगी, और जो ही इस कर्सर को मैं पिवट टेबल के अंदर लेके आऊँगा ये पिवट टेबल का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सो इस चार्ट कन्वर्ट करने के लिए, चार्ट को डेवलप करने के लिए ये जो कर्सर है ये लाजमी तौर के ऊपर एक पिवट टेबल के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक आइकन मेरे पास मौजूद है पिवट चार्ट, इसको क्लिक किया तो ये तकरीबन वही मेन्यू है जो एक्सेल में जनरल चार्ट के हवाले से हमारे सामने आता है, और एक्सेल इस वक्त हमें ऑफर कर रहा है एक कॉलम चार्ट। अच्छा, जब हम एक जनरल चार्टिंग या ग्राफिंग जब हम करते हैं तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को हम क्लिक करें तो एक्सेल हमारे लिए वो चार्ट डेवलप कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन चार्ट बनाना चाहूँ, पाई चार्ट बनाना चाहूँ, एक्स वाई स्कैटर प्लॉट बनाना चाहूँ तो सिर्फ क्लिक करने की देर है, बाकी एक्सेल हमारे लिए वो ग्राफ बना देगा। अनफॉर्चुनेटली पिवट टेबल में या पिवट चार्टिंग में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये वो लिमिटेशन है जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था। पिवट टेबल में हम चार्ट जो डेवलप कर सकते हैं वो सिर्फ कॉलम और लाइन चार्ट डेवलप कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। दूसरे चार्ट बनाने के लिए तरीका इनडायरेक्ट है, ये नहीं कह रहा कि वो चार्ट बना ही नहीं सकते, लेकिन उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड हमारे पास यही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉलम को क्लिक किया, ओके का बटन प्रेस किया, तो अब मेरे पास यहाँ पे वो ग्राफ एक कॉलम या बार चार्ट की सूरत में मेरे सामने आ जाएगा, और ये 0 का मेरे पास अलहदा कॉलम है, 1 का मेरे पास अलहदा कॉलम है, और जो हाइट है इन बार्स की ये मुझे बता रही है इन ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ के आगे उनकी वैल्यू हाइट उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी जहन में रखिएगा कि ये जो हमारे पास ग्राफ या चार्ट बनते हैं, जब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो जिसके लिए हमने ग्राफ या चार्ट डेवलप करना हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, और जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब एक वेरिएबल होगा तो हम उसकी इंटरनल कन्फिगरेशन के हवाले से ज़्यादा जानना चाहेंगे, और जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो हम उनके दरमियान में रिलेशनशिप को देखना चाहेंगे। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? इनकम। तो मैं उसकी इंटरनल कन्फिगरेशन में के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, या जो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है वो सिर्फ उसकी इंटरनल कन्फिगरेशन के बारे में हो सकती है। और यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन जो की जा सकती है वो ये है 0 स्टैंड फॉर मेल एंड 1 स्टैंड फॉर फीमेल। तो यहाँ पे इस ग्राफ से, इस चार्ट से मुझे क्लियर है कि जो मेल को क्योंकि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेल की इनकम जो है वो फीमेल से बहुत ज़्यादा है, एवरेज इनकम। सिमिलरली एक और ग्राफ हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। जब बाय द वे जब ये ग्राफ मेरे पास मौजूद है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ के मोड में जब मैं इसके डिज़ाइन में क्लिक करता हूँ, ग्राफ के मोड में या डिज़ाइन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेन्यू में मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ पे मेरे पास पहला ऑप्शन ऐड चार्ट एलिमेंट्स, इसको क्लिक किया, कुछ आइटम्स मेरे सामने आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके एक्सेस को क्लिक करना चाहूँ, आपके साथ पहले भी डिस्कस हुआ था कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस किसको कहते हैं, वर्टिकल एक्सेस किसको कहते हैं। जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की टर्म यूज़ होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की टर्म हम आम तौर के ऊपर यूज़ नहीं करते। यूज़ करना गलत नहीं है, आम तौर पे हम यूज़ नहीं करते। इस चार्ट के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हम चेंज या उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक्सेस हैं उनके नाम भी लिखे जा सकते हैं। उनको नाम लिखने के लिए हम ये प्लस का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेस टाइटल को क्लिक कर लेंगे। वंस एक्सेस टाइटल क्लिक कर लिया, अब हमारे पास इसको लिखने के लिए मौजूद है कि इस एक्सेस टाइटल को मैं जेंडर लिख देता हूँ क्योंकि ये जेंडर की 2 वैल्यूज़ मुझे बता रहा है, और यहाँ पे इस एक्सेस को मैं लिख देता हूँ कि ये उनकी एवरेज इनकम बता रहा है।
तो ये हमारे पास मौजूद है कि जिस तरीके से हम चार्ट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ऐड इसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये कलर जो चेंज करना है वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। इसको यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया, फिल का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका कलर भी चेंज हो सकता है। यानी दूसरी जो चार्ट के हवाले से जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो सारी की सारी हो सकती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली वो ये है कि क्या हम इस चार्ट की टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन के बटन को, पहले हम एनालाइज में थे, डिज़ाइन पे बटन को प्रेस किया, चेंज चार्ट टाइप हम इसको क्लिक किया और यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी टाइप हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी टाइप हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइन, यस, उसने चेंज भी कर दिया और ये हमारे पास मौजूद है। पाई, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। बार चार्ट, ये भी हमारे पास मौजूद है। एक्स वाई स्कैटर, यहाँ ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास वेरिएबल ही एक है। तो एक वेरिएबल के लिए हम रिलेशनशिप, क्योंकि जब दो वेरिएबल होते हैं तो उसके लिए स्कैटर डायग्राम बनता है, स्कैटर प्लॉट बनता है। यहाँ पे वेरिएबल ही इनकम है तो किसके साथ उसका रिलेशनशिप देखेगा, लिहाजा वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। सिमिलरली जहाँ जहाँ ग्राफ दो वेरिएबल के लिए पॉसिबल है या दो वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है या दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है, वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो और इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, हम इस ग्राफ, इस प्लॉट को, इसकी विजुअलाइजेशन को कुछ हद तक हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? इसमें हमने क्लिक किया, इसके पिवट टेबल के मोड में हम क्लिक हुए, डिज़ाइन के बटन को प्रेस किया। ये कुछ थीम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल की पिवट टेबल को चेंज करने में। मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि ये कौन सी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटी मौजूद है। इस फॉर्मेटिंग के साथ साथ अगर मैं इन फंक्शंस को यूज़ करना चाहूँ इस टेबल के बाहर, तो उसके लिए हम आम तौर पे जो यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं क्या, आम तौर पे हम क्या करते हैं, हम इसको इस इक्वल टू का बटन प्रेस किया और यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया। लेकिन जो ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ये देखें कि बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई आ गई। इस फार्मूले के साथ, इस बड़ी वैल्यू के साथ हम इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन, कोई फर्दर कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। तो उस कैलकुलेशन के लिए, और ये जो उन्हीं लिमिटेशंस में शामिल हैं जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि पिवट टेबल की एक्सेल में कुछ लिमिटेशन मौजूद हैं, तो उनमें से एक लिमिटेशन ये भी है कि इन वैल्यूज़ को जो एक पिवट टेबल के अंदर मौजूद हैं, हम उनको फर्दर कैलकुलेशन के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते तो कैसे यूज़ करेंगे? उसका तरीका ये है कि हम इसका सेल रेफरेंस यूज़ कर लें, B4। अब B4 किया तो B4 में वो जो लंबी सी लाइन पहले लिखी हुई आई थी इस पिवट टेबल की, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ आया। तो अब हम इसमें कोई भी कैलकुलेशन करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 34 मिसाल के तौर बता रहा हूँ, इसमें मैंने ऐड कर लिया तो अब ये आसानी के साथ उसमें ऐड हो गया। सिमिलरली अगर मैंने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है कि इस वैल्यू को टोटल वैल्यू के ऊपर डिवाइड करते हैं और फिर उसको परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर इस परसेंटेज को कैलकुलेट करते वक्त मैंने इसको क्लिक किया तो ये वही एक लंबी सी लाइन जो पिवट टेबल की कमांड है वो लिखी हुई आ गई। इस फॉर्म में मैं ये कैलकुलेशन इसके ऊपर नहीं कर सकता। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए मुझे इसका सेल एड्रेस जो है वो देना पड़ेगा, B4 डिवाइडेड बाय B6, और इसको एंटर किया। इस वैल्यू को फिर मैंने परसेंटेज के बटन को प्रेस किया तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू कैलकुलेशन होके आ जाएगी। सिमिलरली जब मैंने इसको कॉपी किया दूसरी वैल्यू के साथ तो ये मेरे पास दूसरी वैल्यू B7। ये डिवीजन बाय ज़ीरो क्यों आया? इस वजह से आया कि ये B7 इसने इसके सेल रेफरेंस को गलत तरीके से कैलकुलेट किया है, तो मुझे डॉलर साइन यहाँ पे यूज़ करना था इस कॉलम में। अगर मैं डॉलर साइन यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये फिक्स हो जाएगा और चेंज नहीं होगा। अब जब मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे तो इसने ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर दी। तो ये डॉलर साइन के यूज़ करने का भी इस्तेमाल यहाँ पे मौजूद है।
जो चीज़ याद रखने वाली है वो यही है कि जब इस पिवट टेबल की वैल्यूज़ को हम फर्दर किसी काम के लिए यूज़ करना चाहें, वो फर्दर एक परसेंटेज कैलकुलेशन भी हो सकती है, वो फर्दर उसकी रैंक की कैलकुलेशन भी हो सकती है, वो फर्दर उसकी सॉर्टिंग भी हो सकती है। वैसे सॉर्टिंग तो पिवट टेबल के अंदर भी हो जाती है, लेकिन अगर हम इसको फर्दर किसी काम के लिए अलहदा तौर पे सॉर्टिंग करना चाहें तो पिवट टेबल की कमांड हमें सेल रेफरेंस के तौर पे यूज़ करनी पड़ेगी। सेल रेफरेंस के तौर के ऊपर पिवट टेबल की एंट्री को यूज़ करना पड़ेगा, तब वो कैलकुलेशन उसके ऊपर होगी। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। इस सेशन में हमने देखा कि पिवट टेबल को हम मुख्तलिफ हवालों से कंडीशनल एनालिसिस के लिए कैसे यूज़ करेंगे। हमने ये भी देखा कि पिवट टेबल की बेस के ऊपर हम विजुअलाइजेशन कैसे डेवलप करते हैं। हमने ये भी देखा कि पिवट फंक्शन के साथ साथ हम एक्सेल के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको कैसे मिलाते हैं। इनको मिलाने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में सीखी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी।